हेलो दोस्तों, आप सभी को आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का तीसरा भाग आज संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो संख्या पद्धति पर हम बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के प्रकार। इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। पहला, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसे संकेत n द्वारा सूचित किया जाता है, n, कैपिटल N। तो देखिए, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके, या इसमें ये भी बोल सकते हैं गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ गए दोस्तों? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके या फिर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... अनंत तक होगा, क्योंकि गिनती कभी ख़त्म नहीं होता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अनंत तक। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। समझ गए दोस्तों? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। इसका संकेत है W। देखिए यहाँ प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी कि प्राकृत संख्या था 1 2 3 4 ऐसे करके ... इसमें जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो ऐसे ही पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या था? 1। चलिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अब कैसे? यहाँ बोल रहा है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें सभी प्राकृत संख्याएं शामिल है 0 को छोड़कर। इसलिए सभी प्राकृत पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 भी शामिल है। समझ गए दोस्तों? याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं। अब तीसरा है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इसे I द्वारा और Z द्वारा भी इसे सूचित किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। धनात्मक संख्या 0 और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे -3 -2 -3 -2 -1 0, आगे देखिए 1 2 3 4 ... इधर भी ... बढ़ते जाएगा अनंत तक, इधर भी अनंत तक। यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और 0 के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो अब दोस्तों आप लोग बताइए कि 0 कौन सी संख्या है? ये क्या है? पूर्णांक संख्या भी है और ये पूर्ण संख्या भी है 0। अब बताइए -7, ये क्या है? तो ये होगा पूर्ण संख्या। समझ गए दोस्तों? अब आगे देखिए, अगर पूछेगा कि मान लीजिए पूछेगा कि √25 कौन सी संख्या है?
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। तो बताइए दोस्तों, जब √25 क्या होगा। देखिए दोस्तों, √25 का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में होगा। इसका वैल्यू प्लस और -5। तो देखिए, प्राकृत संख्या में प्लस तो होता है लेकिन माइनस नहीं होता, पूर्ण संख्या में प्लस होता है लेकिन माइनस नहीं होता, और पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों होता है। इसलिए √25 जो है ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा, यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। अब इसमें देखिए दूसरा उदाहरण। अगर इसमें देखिए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों में जो है बट्टा वाला संख्या, बट्टा वाला अंक नहीं होगा, दशमलव वाला अंक नहीं होगा, दशमलव वाला नहीं होगा, और रूट वाला नहीं होगा, यानी जो जिसका रूट नहीं, वर्गमूल नहीं निकल सके उसमें रूट वाला नहीं होगा। समझ गए दोस्तों, ये तीनों में नहीं होगा। पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक तीनों में बट्टा वाला नहीं होगा, दशमलव वाला नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा। समझ गए दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए उस पर आधारित एक, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि a और b कोई दो प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या पता है आप सबको, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से लेकर के अनंत तक। तो देखिए, तो इसमें पहला आप लोग देखें तो a प्लस बी क्या प्राकृत होगा, बताइए तो आप। तो a प्लस बी प्राकृत होगा या नहीं, तो चलिए देखते हैं। अगर 1 लेंगे a के बदले और b के बदले हम 5 लेंगे तो क्या होगा, 5 + 1 6, 6 क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसलिए a प्लस बी जो है प्राकृत संख्या में शामिल। तो देखिए दोस्तों, 6 क्या है, प्राकृत संख्या है। अब आगे देखिए, a माइनस बी प्राकृत संख्या होगी, बताइए दोस्तों। a माइनस बी क्या, a माइनस बी प्राकृत संख्या होगी। तो देखिए हम जांचते हैं। a की जगह पर हम a बराबर हम ले लेते हैं 5 और b बराबर ले लेते हैं हम 9। तो देखिए, a की जगह पर 5 और b की जगह पर 9, तो 9 में से 5 घटे, 5 में से 9 घटेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 9, तो उसके पीछे क्या होगा, माइनस। तो देखिए, तो -4 जो है क्या है, प्राकृत संख्याएं नहीं है, इसीलिए a माइनस बी जो है प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। समझ गए दोस्तों। तो इसमें नहीं होगी, इसमें क्या था, इसमें होगी। अब आगे देखिए, इसमें इसी तरह जो है आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, भाग करके देख सकते हैं। समझ गए दोस्तों। आगे देखिए पूर्णांक में, इसमें देखिए a और b कोई दो पूर्णांक है, तो एक में बताइए क्या a प्लस बी भी, क्या a प्लस बी भी पूर्णांक हो गई। तो देखते हैं हम सब। अगर मान लीजिए a के जगह पे हम -9 लिए और b के जगह पे हम 8 लिए, देखते हैं -9 + 8 बराबर क्या होगा, -1। -1 क्या है, -1 पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये सही होगा। a प्लस बी को अगर जोड़ेंगे, कोई भी दो पूर्णांक अगर a प्लस बी के फॉर्म में रहेगा तो वो उसका जो योगफल होगा वो पूर्णांक संख्या ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं सम संख्या। इसमें जो है आप लोग और करके देख लीजिएगा, a माइनस बी, a गुण a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड बी। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सम संख्या, इवन नंबर।
ऐसे संख्याएं जो दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सॉरी यहाँ पे दूसरे नहीं होगा, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 2 भी 2 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा। इसी तरह उसी को जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जैसे 3, 5, 7, 9, 2, 2 ऐसे करके। जैसे बोलेगा कि 4, 9, 3, 4 सम संख्या है या विषम संख्या, तो हम लास्ट वाले अंक देखेंगे कि ये सम है या विषम। 4 क्या है? सम है, ये 2 से कट जाएगा, तो इसलिए पूरा ये सम संख्या होगा। अगर पूछा है कि 9, 3, 2, 5, 7 ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या? तो क्या करेंगे, लास्ट वाले अंक देखेंगे सम है कि विषम है। 7 क्या है? विषम है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, ऑड नंबर। और ये हो जाएगा इवन नंबर। समझ गए दोस्तों? अब आगे देखते हैं। अब भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या इसे संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो। अब देखिए 4 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 2 से ज़्यादा भी हो गया गुणनखंड, 6 का भी होगा, 8 का भी होगा, 9 का भी होगा, सबका जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। विषम भाज्य संख्या, विषम जानते हैं, अभी बताए हैं सम और विषम। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होगा 9। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। अच्छा, ये दोनों पढ़ने से पहले आप लोग पहले अभाज्य संख्या जान लीजिए। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड एक तथा स्वयं वह संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 का देखिए एक होगा, एक खुद 2 होगा। 3 का देखिए एक होगा, एक खुद 3 होगा, इसलिए इसका मात्र 2 ही गुणनखंड होगा। समझ गए दोस्तों? तो देखिए 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 3। समझ गए दोस्तों? विषम समझते हैं और अभाज्य समझ गए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। अब इसमें देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या देखे थे अभी? 2 का पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो है पूर्ण वर्ग है, तो 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या और 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो क्या बोल रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो 2 का पूर्ण वर्ग क्या है? 4, यानी 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या क्या था? 9 है, क्या है? 9। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 का पूर्ण वर्ग है। इसका जो है 3 का पूर्ण वर्ग है 9, सही बात है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, देखो 1 से 25 तक में भाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक में आप भाज्य संख्याएं देखिए। 1 से 10 तक में कितना हो जाएगा भाज्य संख्या? भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16, 18, 20, 21, 22, 23 नहीं होगा, 24, 25, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 नहीं होगा, 30 होगा।
तो देखिए तो 1 से 25 तक में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया 15। देखिए दोस्तों 1 से 25 तक में पूछ रहा है, तो 1 2 3 तो नहीं होगा, तो इसमें 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, तो 1 से 25 तक में कितना हो गया 15। अब बोलेगा 1 से 30 तक में कितना भाज्य संख्या होता है, तो हमको पता है 1 से 25 तक में 15 होता है, तो उसके बाद 25 से देख लेंगे 30 के बीच में कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 15 और 4 19। समझ गए दोस्तों। फिर 1 से 50 तक में, 1 से 30 तक हमको पता है कि उस 1 से 30 तक में 19 होता है। फिर उसके बाद हम लोग 30 से लेकर के 50 के बीच में देख लेंगे, तो उसके बीच में कितना हो जाएगा, 1 से 50 तक के बीच में 34 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग करके देखिएगा। 1 से बोलेगा 70 के या 75 के बीच में, तो फिर 1 से 50 तक हमको पता है कि 34 होता है, फिर उसके बाद काउंट करके जोड़ देंगे। तो समझ गए दोस्तों। अब इससे आगे देखते हैं। आगे देखिए अभाज्य संख्या, ये तो समझ गए हैं अभी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। आगे देखिए, इसमें भी देखिए 1 से 30 तक के अभाज्य संख्याएं ज्ञात करते हैं। 1 से 30 तक में कितने अभाज्य संख्या होता है, 10। अभी यहाँ पे आप लोग तक के अभाज्य संख्याएं कितना होता है, 10। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 3 5 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा 23, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 23 के बाद हो जाएगा 29। कितना हो गया टोटल, 1 से 30 तक में अभाज्य संख्या हो जाएगा 10। फिर 1 से 50 तक में हो जाएगा 15। 1 से 75 तक में आगे काउंट करके हम कर लेंगे, यानी कि 1 से 50 तक में हो गया 15, तो फिर 15 15 50 और 20 70 25 के बीच, उस 25 में देखेंगे कितना होता है, 50 के बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद हम काउंट करके इसमें ऐड करते चल जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p बिलोंग्स टू z, z समझते हैं, या i, यानी कि इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर। ये भी यहाँ पे i दे दीजिए क्योंकि इसको z से भी बोला जाता है। और q इक्वल टू नोट 0, यानी p बिलोंग्स टू i, यानी कि इसमें p के जगह पे कोई भी माइनस प्लस 0 हो सकता है। q के स्थान पे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, और अंक, और इसमें q इक्वल टू नोट 0। समझ गए दोस्तों। p के स्थान पे कोई भी इंटीजर नंबर आएगा, q के स्थान पर भी सभी इंटीजर नंबर आ सकता है बजाय 0 को छोड़कर। समझ गए दोस्तों। p बिलोंग्स टू i, इंटर p के स्थान पर कोई भी पूर्णांक संख्या आ सकता है, q के स्थान पर भी 0 को छोड़ करके सभी पूर्णांक संख्याएं आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, 5/6 ये परिमेय संख्या है, 3/4 ये भी परिमेय है, 8/11 8 भी है परिमेय संख्या, तो इसे भी हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है, -11, इसको भी हम बट्टा में 1 दे सकते हैं। √25 को देखिए क्या होगा, 5 + -5 होगा, तो +5 भी रहेगा तब भी बट्टा में 1 दे सकते हैं, और -5 भी रहेगा तब भी हम बट्टा में 1 दे सकते हैं। 1/√36, तो 1/√36 क्या होगा, 1/6। समझ गए दोस्तों, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवृत्ति का हो तो परिमेय संख्या होगी। एक और नियम है इसका, देख लीजिए, जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि आगे चल के रुक जाए, या फिर समान आवृत्ति का हो, यानी समान संख्या जो है दोहराता रहे। यहाँ पे देखिए 6/7 में 7 से 6 में भाग दीजिएगा तो देखिए आएगा 0.857142, फिर आएगा 857 142, फिर आएगा 875 142। इसी तरह से इस पर हम रेकरिंग दे देते हैं। इससे क्या होता है कि वो संख्या रिपीट होता है। तो समान आवृत्ति का है तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। ये देखिए 4/5, तो ये इसको भाग दीजिएगा तो आप 5 से 4 में भाग दीजिएगा तो दशमलव देकर के 0 बचेगा, तो 8×5 = 40। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 तक ही रह जाएगा, इससे आगे
नहीं जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। रुक जाता है तो शांत हो जाता है, और नहीं रुकता है, अगर रिपीट होते रहता है तो शांत आवृत्ति होगा। समझ गए दोस्तों। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। समझ गए दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब जैसे √2 को नहीं लिख सकते हैं, √3 को, √5 को, √7 को, √8 को, सबको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी कि रुके नहीं, और एवं असमान आवृत्ति का हो, या तो अशांत हो या फिर वो असमान आवृत्ति का हो। उसमें था कि समान आवृत्ति होता था, इसमें असमान आवृत्ति 4 1 4 2 8 5 7 ऐसा 6 4 5 3, ये समान आवृत्ति नहीं होगा, ये ऐसे उल्टा पुल्टा होते रहेगा। इसलिए √2 को करिएगा तो इतना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ गए दोस्तों। अब आगे देखिए, 22/7 क्या है, परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है। पाई का मान आप मोबाइल में डालिएगा, कैलकुलेटर भर जाएगा पूरा, ये उल्टा पुल्टा इसमें आते रहता है, इसलिए अपरिमेय हो। अब आगे देखिए, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती संख्या, एक आगे वाली संख्या, कोई भी संख्या का परवर्ती होगा उसमें एक जोड़ कर। देखिए, 11 का अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती क्या होगा, 11 + 1 यानी कि 12। और पूछेगा 15 का परवर्ती संख्या, परवर्ती क्या होगा, 15 + 1 = 16। इसी तरह पूछ देगा 125 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 125 + 1 = 126। और पूछेगा 99 का परवर्ती, 99 + 1 = 100। समझ गए दोस्तों। आगे देखिए, पूर्ववर्ती क्या है, पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली संख्या। कोई भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए संख्या में से एक हम घटाते हैं। अब पूछेगा कि 99 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 1 माइनस करेंगे क्या होगा, 98। और पूछेगा 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 999। समझ गए दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।